ये है भारतीय कला का परिचय, 12th क्लास एनसीईआरटी बुक। जिसमें टोटल है 8 चैप्टर। जिसमें आज पहले बात करने वाले हैं पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा या पांडुलिपि चित्रकला के बारे में क्या थी वो। तो 5वीं शताब्दी में रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में चित्रसूत्र नामक अध्याय को भारतीय कला और विशेषकर चित्रकला की स्रोत पुस्तक के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी 5th सेंचुरी की जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, जो 18 पुराणों में से एक है, उसके जो तीसरे खंड के चित्रसूत्र है, उस अध्याय को भारतीय कला और चित्रकला का मुख्य अध्याय यानी इस बुक को मेन बुक कहा जाता है। भारतीय चित्रकला की जो इंडियन आर्ट है यानी इंडियन कल्चरल आर्ट और फोक आर्ट है, इनका उद्भव इसी से हुआ है। तो इसके कुछ शॉर्ट्स नोट्स हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल में है कि अगर रिवाइज़ करना हो या कभी जल्दी में पढ़ना हो तो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। ईजी नहीं होता है कि इतने बड़े चैप्टर को काफ़ी कम टाइम में कवर करना। अगर उसे पहले से पढ़ चुके हैं तो दोबारा से पढ़ने में आसानी होती है। तो अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। नॉर्मल समझने के बेस से भी ज़्यादा सही है। पांडुलिपि चित्रकला, इसका स्रोत धर्मोत्तर पुराण यानी भाग 3 के चित्रसूत्र को इसका स्रोत माना गया है। भारतीय कला और चित्रकला के बारे में विष्णु धर्मोत्तर भारतीय कला चित्रकला के बारे में विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में यानी भाग चित्रसूत्र में बताया गया है। इसमें है आकृति बनाने की कला, प्रतिमा लक्षण यानी आकृति को कैसे बनाया जाए। जो बेसिक फंडामेंटल होता है किसी आर्ट को बनाने का, बेसिक यहीं से ही मिला है। वो नहीं जो हम लोग अभी मॉडर्न आर्ट में बनाते हैं, जो पहले की चीज़ें थी उनके बारे में इसमें पता चलता है। प्रतिमा लक्षण यानी मूर्ति कला के बारे में भी इसे पता चलता है। तो इसको मेन बुक कहा जाता है आर्ट की, इंडियन आर्ट की। तो पांडुलिपि चित्रकला बेसिक होती क्या थी, यानी कैसे ड्रॉ करी जाती थी या कैसे लिखी जाती थी, तो उसके बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है कि इसका बेसिक मेथड क्या था इसको बनाने की विधि। तो ये पांडुलिपि चित्रकला इसको बोलते हैं। ये कुछ पेपर होते थे, ये ताड़ के पत्ते होते थे, बेसिकली ताड़ के पत्ते, क्योंकि पहले पेज नहीं चलते थे 11th सेंचुरी टाइम में। ताड़ के पत्तों पर ही पांडुलिपि चित्रकला की जाती थी। उसके बाद में 4th सेंचुरी जब आई तब पेपर का यूज़ होने लगा, तब पेपर पर पांडुलिपि चित्रकला बनाई जाने लगी। पर पहले 11th सेंचुरी में पांडुलिपि चित्रकला ताड़ के पत्तों पर ही बनाई जाती थी। इसको पेज लगा दिए जाते थे यानी ताड़ के पत्ते, उस पर तो आयताकार भाग जो होते थे उनमें ही लिखा जाता था और यहाँ पे ही चित्र बना दिया जाता था। इसको ये बीच के होल से सिक्योर कर दिया जाता था और ये काफ़ी सेफ बनी रहे इसके लिए ये लकड़ी के ऊपर के हिस्से में और पीछे के हिस्से में इसे बनाकर इसको सिक्योर रखते थे। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, पुस्तकालय में एक गठरी या पोटली के रूप में भी इसको संग्रह किया जाता था। मतलब काफ़ी ज़्यादा जब हो जाती थी पांडुलिपि चित्रकला तो उनको गठरी में करके ही रखते थे, क्योंकि तब बैग्स वगैरह नहीं होते थे। तो ये है मेवाड़ के विजय सिंह का श्राविक प्रतिक्रम सूत्रकर्णी, जो कलमचंद्र के द्वारा लिखे बोस्टन में संग्रहित है। तो इसका जो फर्स्ट पेज यानी उसको बोलते थे पाण पृष्ठ, जो इस चित्रकला का फर्स्ट पेज होता था उसको बोलते थे पाण पृष्ठ या फोलियो पृष्ठ। ये याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पाण पृष्ठ ही काफ़ी है, जिस पर लिखा होता था संरक्षण का नाम, डिटेल, डेट, आर्टिस्ट का नेम और इम्पॉर्टेंट डिटेल, मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो अगर उन्हें लिखवानी होती थी तो वो उसमें लिखी होती थी। ये धातु पाण पृष्ठ और कागज़ के तो बाद में बने, पर 11th सेंचुरी में जो आए थे वो ताड़ के पत्तों पर ही थे। सुहावन क्या होता था? सुहावन एनसीईआरटी में दिया है कि ये पांडुलिपि चित्रकला काफ़ी सुहावन थी, यानी इजी टू कैरी थी और गिफ्ट करने की योग भी थी। एक कल्चर भी था उधर प्रचलित हो चुका था, जैसे आजकल के ज़माने में गिफ्ट दिए जाते हैं, तो वहाँ पांडुलिपि चित्रकला भेंट के रूप में दी जाती थी विवाह शादियों के अवसर पर। पांडुलिपि चित्रकला आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, पश्चिमी चित्रकला शैली और पूर्वी चित्रकला शैली, या पाल और बंगाल चित्रकला शैली। इसको पाल और बंगाल चित्रकला शैली को पूर्वी चित्रकला शैली इस वजह से कहा गया है क्योंकि ये पूर्व साइड में फैली थी, इस वजह से इसको पूर्वी चित्रकला शैली, पाल और बंगाल शैली भी कहते हैं। तो पहले बात करते हैं पश्चिमी चित्रकला शैली पर। पश्चिमी चित्रकला शैली जो जैन चित्रकला शैली से रिलेटेड है, पहले ताड़ के पत्ते पर 11th सेंचुरी में लिखी जाती थी, 4th में फिर पेपर यूज़ होने लगा, तब पेपर आया था। तो जैन धर्म में शास्त्र दान की परंपरा थी, यानी शास्त्र दान, जो धार्मिक किताबें, धार्मिक चीज़ें, पहले तो बुक्स चलती नहीं थी, तो पांडुलिपि चित्रकला ही चलती थी, तो उसको मंदिरों में या जैन स्थलों पर उसको दान में देने की परंपरा थी, जिससे ये विकसित हुई। जैन चित्रकला शैली से पांडुलिपि चित्रकला शैली विकसित हुई। कल्पसूत्र जो कि जैन धर्म का एक ग्रंथ है, कल्पसूत्र, जो कि बहुत फेमस है। इसमें 24 तीर्थाटकों के जन्म, निर्वाण की घटना, गर्भधान, जन्म, गृह त्याग और ज्ञान प्राप्त, यानी जो जैन धर्म के 24 तीर्थाटक थे उनकी जन्म से लेकर उनकी मृत्यु, निर्वाण का मतलब है मृत्यु, उनकी मृत्यु तक की पूरी डिटेल इस कल्पसूत्र में लिखी गई है। यानी उनका गर्भधान, जन्म, गृह त्याग और ज्ञान प्राप्त, ये सब कल्पसूत्र में ही लिखा गया है। और इसी कल्पसूत्र में त्रिशला के 14 स्वप्न भी हैं। त्रिशला जो कि महावीर स्वामी की माता थी, उनकी स्वप्न भी इसी में है।
इसमें एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया गया है। ये महावीर के गर्भधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं को स्वप्न में देखा। ये 14 वस्तुएं हाथी, बैल, शेर, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने में। बाकी बस ये ज़रूरी है कि कल्पसूत्र में त्रिशला के 14 स्वप्न चित्रण है। त्रिशला के 14 स्वप्न कल्पसूत्र पश्चिम भारत, यानी पश्चिम भारत जैन धर्म की पांडुलिपि चित्रकलाएं हैं। और महावीर तीर्था के जीवन से संबंधित अन्य घटनाओं के अधिनियम भाग कल्पसूत्र में शामिल है। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में दिया गया है तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। अगर शॉर्ट में ही सब चीज़ें समझ में आ जाए तो डिटेल में पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ते हैं किसी चैप्टर को तो उसका बेसिक चीज़ें समझने के लिए अगर एक नॉर्मल रीडिंग के तौर पर चैप्टर को पढ़ा जाए तो ये थोड़ा अच्छा होता है। और सेकेंड टाइम जब अगर आपको रिवाइज़ करना है तो बार बार उसी चैप्टर को पढ़ना, उसमें जितना टाइम तक दिया उतना बाद में भी देना, ये इतना सही नहीं लगता। इसलिए ईजी तौर पर शॉर्ट नोट्स ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। कालकाचार्नी कथा जो स्टोरी है कालका की, यानी उनकी बहन को एक जादूगर राजा बंदी बना लेता है जिसको वो कालका बचाने जाते हैं, यानी अपनी बहन को कालका बचाने जाते हैं और उससे युद्ध करते हैं। तो इस कालकाचार्नी कथा में जो जैन धर्म से ही रिलेटेड है इसके बारे में बताया गया है। इसमें इसका चित्रण है एनसीईआरटी में। कालकाचार्नी कथा एनसी मेहता संग्रहालय में है, अहमदाबाद गुजरात में। तो इसमें बताया गया है, इस चित्र में कालका को दाहिनी ओर नीचे और उनकी बंदी बनाई गई बहन को बाईं ओर ऊपर दिखाया गया है। जादू शक्ति वाले गधे को कालका की सेना पर मुंह से बाणों की वर्षा करते हुए दिखाया गया है। दूसरे राजा को वृत्त के अंदर से नृत्य करते हुए दिखाया गया है। यानी ये है वो जादूगर राजा जिससे कालका युद्ध करते हैं। ये उनकी बहन है, अपनी बहन को बचाने के लिए। और ये उस जादूगर का जादुई गधा है जो अपने मुँह से बाणों की वर्षा कर रहा है सेना पर, और नीचे कालकाचार्य को दिखाया गया है वहीं। के बाद पश्चिमी पांडुलिपि चित्रकला में संग्रहणी सूत्र है। ये भी जैन धर्म से ही रिलेटेड है। इसमें ग्रह एवं उनके बीच की दूरी दिखाई गई है। 17वीं सेंचुरी का है ये। इसमें ग्रह और उनके बीच की दूरी दिखाई गई है जो कि ये है। ग्रह और उनके बीच की दूरी संग्रहणी सूत्र 16वीं शताब्दी एनसी मेहता अहमदाबाद गुजरात में ये संरक्षित है। 14वीं शताब्दी में कागज़ के आने से पहले, यानी 14वीं शताब्दी में कागज़ के आने से पहले प्रारंभिक जैन चिंतक परंपरागत रूप से ताड़ के पत्रों पर, यानी जैसा कि यहाँ पे बताया है, ये शॉर्ट नोट में भी लिखा हुआ है कि पहले ताड़ के पत्रों पर 11वीं सेंचुरी 14 सेंचुरी में पेपर के आने से पहले। तो यहाँ पे यही लिखा गया कि 14 शताब्दी में कागज़ के आने से पहले। तो यहाँ पे यही नोट डाउन, मतलब एनसीईआरटी बताना चाह रही है कि 4th सेंचुरी में कागज़ आए थे और 11वीं सेंचुरी में ताड़ के पत्तों का प्रयोग होता था। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी इजी नहीं है जो आसानी से समझी जा सके। तो उसको अगर एक बार हम लोग किसी चीज़ में एक बार समझ के लिख लेते हैं तो वो इजी होता है हमारे लिए दोबारा पढ़ने में। बट अगर नहीं लिख के रखा तो उसको काफ़ी टाइम बाद रिवाइज़ करने में दोबारा से उसे समझना पड़ता है। तो प्रारंभिक जैन चित्रकला परंपरागत रूप से ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती थी। भारतीय पश्चिमी भाग से प्राप्त ताड़ के पत्ते की सर्वप्रथम पांडुलिपि 11वीं शताब्दी की है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। प्राप्त सर्वप्रथम जो पांडुलिपि है वो ताड़ के पत्तों की है 11वीं शताब्दी की। तो यानी शुरुआत कब ताड़ के पत्तों पर होती थी? 11वीं सेंचुरी। उसको आप इजीली तरीके से शॉर्ट में बना के लिख लेंगे तो ये आपकी काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। भारत के पश्चिमी भाग से प्राप्त ताड़ के पत्ते की सम पांडुलिपि 11वीं शताब्दी की है। ताड़ के पत्तों को चित्र से पहले तैयार किया जाता था और तेज नुकीले सुलेख उपकरण का प्रयोग से पत्तियों पर लिखने का कार्य कुशलता से किया जाता था। जो ताड़ के पत्ते होते थे उससे एकदम पेपर टाइप बना लेते थे। फिर कोई नुकीली चीज़, यानी जैसे कि वो लोग लेते थे लकड़ी को नुकीले बनाकर उससे पत्तियों पर लेखन का कार्य कुशलता से किया जाता था, जैसा कि ये संग्रहणी सूत्र का ग्रह एवं उनके बीच की दूरी के चित्रण है। और इसके आगे जब जाएंगे तो ताड़ के पत्तों पर संकीर्णित व छोटे स्थान के कारण आरंभ में चित्रण मात्र पाटिल की ही सीमित था, जहाँ देवी देवताओं की आकृतियाँ और जैन आचार्य के जीवन से जुड़ी घटनाओं, यानी जो बेसिक हम लोग ने अभी पढ़ा कि उनके जन्म, निर्वाण, गृह त्याग, ये सब डिटेल वगैरह यही लिखी होती थी इन पर। इसके बाद इसमें और आ जाते हैं महापुराण, चौर पंचाचिका जो गुजरात 5th सेंचुरी में है, अहमदाबाद में रखा है, एमसी मेहता के द्वारा खोजा गया। महाभारत, भगवत पुराण, गीत गोविंद, चित्रशाला के 14 स्वप्न जो कि जैन धर्म कल्प सूत्र से रिलेटेड है, जो अभी बताया था। फिर आती है पूर्वी चित्रकला शैली, ये पाल और बंगाल चित्रकला शैली। इसकी विशेषता थी लयात्मक एवं प्रभावमान रेखाएं, हल्की रंग योजन, यानी ये इसकी बेसिक विशेषताएं थी। इसमें ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती है लयात्मक एवं प्रभावमान रेखाएं, हल्का रंग योजन, बट जो पूर्व चित्रकला शैली पाल या बंगाल चित्रकला शैली है इसमें ये विशेषता देखने को मिलती है और ये बौद्ध ग्रंथों से ही रिलेटेड है। वो जैन ग्रंथ से रिलेटेड था, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जिसमें यहाँ पे दिखा गया है चौर पंचाचिका गुजरात, यानी ये चित्रण जो है चौर पंचाचिका का है, ये भगवत पुराण का है मीठाराम द्वारा। ये थोड़ा डिटेल में है चित्रों के बारे में। तो चित्रों के बारे में तो आपको बुक सही पढ़ के ही ज़्यादा समझ में आता है, इसको आप शॉर्ट में नहीं लिख सकते। फिर ये है लालाम मांडू, ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में है।
ये नासिर शाह खिलजी के शासनकाल का है। पकवानों के बनाने की शैली, यानी ये जो बुक है इसमें पकवान खाना वगैरह पकाने की शैली के बारे में लिखा गया है। पाल चित्रकला शैली में ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं है, बस यही है कि इसकी स्पेसिफिक विशेषता आपको याद रखनी है। लोकेश्वर अष्टहस्तिका पाल लोकेश्वर अष्टहस्तिका पारमिता पाल राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। जैन चित्रकला की कोष्ठल रेखाओं का वितरण, देखिए इसमें यही चीज़ इसमें डिटेल में बताया गया है कि जैन चित्रकला की कोष्ठल रेखाओं का वितरण, लयात्मक एवं भ्रमण रेखा तथा हल्की रंग योजन पाल शैली का चित्रण की मुख्य विशेषता है। ये विशेषता है पाल चित्रकला शैली की। अजंता की तरह पाल शैली में मठों मूर्तिकला प्रस्तुत चित्रों के समांतर शैली का अनुभव होता है। अष्टहस्तिका प्रक्रिया पारमित पौंडेल लाइब्रेरी या 8000 पंक्तियों में लिखी गई बुद्धिमत्ता की पूर्णता पाण पृष्ठ पर निर्मित पालकालीन बौद्ध पांडुलिपि का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। ये बुद्धिमत्ता की पूर्ण, यानी ये एक विशेष उदाहरण है आपके लिए कि आप इसको देख के समझ सकते हैं कि इसमें लयात्मक चित्रकला है और रंग योजन पाल चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता रही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर राजस्थान चित्रकला शैली है। यहाँ पे पाल चित्रकला शैली के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया गया।